हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोर्स मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। चैप्टर 4 हम करे थे। एग्जाम्पल मैंने कल 7 कराया था, बिल्कुल सेम आपने एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 ट्राई करना है। ये मैंने कल आपको कराया था मेथड ऑफ स्क्वायरिंग। पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये रामबाण है। अगर आपको मिडल स्प्लिटिंग भूल जाओ या फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर भूल जाओ तो एक ये मेथड है, लेकिन आपको तीनों मेथड आने चाहिए बिकॉज ऊपर आपको लिखा हुआ आ सकता है कि मेथड कौन सा आपने चूज़ करना है। तो तीनों मेथड आप करके चलिएगा। ठीक है, वैसे अगर कुछ नहीं लिखा तो आप तीनों मेथड में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है। पहले तो आप ये करें डी, एक आपके पास डी होगा जिसका फॉर्मूला है बी की स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और पूरा जो फॉर्मूला है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, और ये डी क्या है देखते हैं। हमारा जो ये डी है, अब मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ ये ABC क्या है। डी हमारा होता है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखो, मैं थ्योरी व्योरी इसलिए करवाती हूँ, बहुत बोरिंग लगता होगा आप लोगों को, लेकिन थ्योरी व्योरी से आपको क्वेश्चन जो टिक मार्किंग है वो मोस्टली क्वेश्चन आपकी थ्योरी में से आते हैं, तो ये थ्योरी ज़रूर ध्यान रखना। पिछली बार आया हुआ था कि डी को हम किस नाम से जानते, थोड़ा हेरा फेरी करके नाम दे रखे थे, तो ये ध्यान रखना डिस्क्रिमिनेंट होता है डी हमारा। ठीक है, ये BA क्या है। तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं। आपका एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन लेने के लिए मैं एग्जाम्पल नंबर 10 ले रही हूँ, जो कि सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस उसको खोलने का तरीका बता रहा है वो। ये इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारी इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो यही हम लेके चल रहे हैं। समझाने के लिए ये चीज़ हमारी होती है A, और इसके पास कुछ नहीं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे देखना आप, कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर A है, यानी कि हमारा 2, यानी कि ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया, साइन के साथ आएगा 5 to 8। ठीक है, जहाँ फॉर्मूले में साइंस होते हैं वहाँ हम साइन रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे हम हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमने नहीं लिया था, क्योंकि ऑलरेडी उस फॉर्मूले के कंसेप्ट के अनुसार उसके सिंबल चेंज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास अगर मेरे को डी निकालना है तो मेरे पास बी का स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बी का स्क्वायर हो गया, बी क्या है हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, और सी क्या है 5 to 8, वो भी माइनस का। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 इंटू 5 to 8, वो भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस कर दो। 5 to 8 को 8 से मल्टीप्लाई, देखो सिंबल चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, कर लेते हैं। 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 16 और 6 होते हैं 22, और ये हो जाएगा 5 और 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42, ये आ गया 4 2 2 5, क्योंकि 4 तो ये आ रहा था, 4 ये कर लेते हैं, प्लस 1 मैं डायरेक्टली कर लिया, 4 2 2 5 लिख दो, यही आ रहा है। ठीक है, और आ भी प्लस का रहा है, तो ये ध्यान रखना। तो चलो ठीक है,
ये हमारा ठीक आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, पुट कर देंगे। डी हमारा आ रहा है, तो देखो ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को मैं -b+1, और ये पूरा तो बिल्कुल डी है, तो यानी कि मैं √d लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि यही पूरा फॉर्मूला डी का है, तो मैं इसकी जगह पर डी लिख सकती हूँ। तो चलो अब वो फॉर्मूला देखते हैं। -b कितना था हमारा, 2 था, है ना। b की जगह पे हमारे को, b हमारा 2 था, नहीं b हमारा 1 था, तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस माइनस, अब मैं फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ। अब √d हमारा ये आ रहा था, तो ये कर दो, ठीक है। अपॉन में कितना आ रहा है, 2a कितना था हमारा 2, यानी कि -1 प्लस माइनस √4 अपॉन में 4, ठीक है। अब अंडर सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अंडर कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे तो ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 2-3 मेथड सॉल्व होते हैं, लेकिन मैं आपको इजी मेथड करवा रही हूँ, ठीक है। देखो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में आएगा 5 की टेबल पे चला जाएगा, ये 5 है, ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 5 ज़ा 25। फिर दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, 5 8 ज़ा 40, 22 बचा, 4 ज़ा 20, 25, ठीक है। अब इसके आगे फिर ये 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 34, 5 6 ज़ा 30, 45, 5 9 ज़ा 45। अब ये किस पे जाएगा, 10 और ये 16, 5 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, तो ये किस पे जाएगा, 169, 13 पे जाएगा। 13 ज़ा होता है, करके भी देख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 169 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 13 यहाँ आ गया 10, और हमें स्क्वायर निकालना है, तो पेयर बना लो, इसमें से 13 बाहर, देखो स्क्वायर निकालना हो तो 2 2 का पेयर बना लो, क्यूब निकालना हो तो 3 3 के पेयर से एक चीज़ बाहर निकाल दो, और जो बाहर आ गई उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 13 5 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 5 ज़ा 5 6, ये हो गया हमारा 65, ठीक है। अब हमारे पास पीछे आंसर आ रहा था -1 प्लस माइनस √4225 अपॉन में 2 × 2, यानी कि 4, यही आंसर आ रहा था हमारा, है ना। तो अब यहाँ देखो, अब 4225 तो खुल गया है, तो इसको डायरेक्टली कर दो 65 अपॉन में 4। तो अब ये सॉल्व कैसे करना है, एक बार इस वाले गिनती को एक बार माइनस में ले लो और एक बार प्लस में ले लो, बीच में प्लस माइनस का मतलब है एक बार माइनस, इसको इंडिविजुअल कर दो, ये वाला साइन एक बार ले लिया, ऐसे ये प्लस का साइन एक बार ले लो, तो -1 प्लस 65 अपॉन 4, तो एक का आंसर आएगा -67 अपॉन 4, एक का आंसर आएगा 64 अपॉन में 4। ये दो आपके आंसर आ चुके हैं, नहीं सॉरी, ये 66 होगा और ये 64, ये दो आपके आंसर्स हैं, ठीक है। और कट हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, यहाँ पे 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा 3 3, तो आंसर ये आएगा आपका, फाइनली आंसर ये, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, वो कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। कैसे ऑड निकालने हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि x की जगह लेट बी हम 1 कर लेते स्टार्टिंग में। अब मुझे ऑड बनाना है, तो मुझे यहाँ 3 चाहिए होगा, ऑड मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ। अब x के अंदर मैं क्या प्लस करूँ कि 3 आ जाए, x के अंदर मैं 2 प्लस कर सकती हूँ। फिर मेरे को 5 चाहिए, तो मैं x के अंदर कितना प्लस करूँ
ये आ जाए तो 4, है ना। तो इस तरीके से हमारे 2 और नंबर्स मिल चुके हैं, एक हो गया x और एक हो गया x+2। ठीक है, अब उसने बोला है कि सम ऑफ हु स्क्वायर, वो कह रहा है इन दोनों के स्क्वायर्स का सम किसके बराबर है, 290। इसको खोलना बता चुकी हूँ, मिडल स्प्लिटिंग या फिर आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क यानी कि रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, एक पार्क बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, क्योंकि ये फिगर आपको बनी हुई आएगी वैसे तो, लेकिन फिर भी आप अगर नहीं आती है तो पता होना चाहिए क्या बोलना चाह रहे हैं। रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर, जो उसकी ब्रेड्थ है वो 3 मीटर है, ठीक है। लेकिन उसने आगे भी कुछ बोला है तो इसका मतलब ये 3 मीटर नहीं है, ये वाली लाइन लिख लेते हैं क्योंकि उसने पूरा आगे भी सेंटेंस बोल रखा है, इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है। और जब भी इन दोनों में से जो छोटी होगी उसको हम लेट करते हैं, यानी कि हमें ब्रेड को लेट करना है, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू लिख दो या इज लिख दो, बात एक ही है, इज एक्स, तो ये एक्स मान लेते हैं, इज मतलब इज इक्वल टू, ठीक है। तो देन वाली कंडीशन में ये पहले आएगा, तो लेंथ यहाँ लिख दो, लेस से माइनस कर दो 3, तो यहाँ से लेंथ निकाल लो, लेंथ क्या आएगी, लेंथ एज इट इज़ यहीं रहने दो, एक्स यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यानी हमारे पास ब्रेड्थ आ गई है एक्स और लेंथ आ गई है हमारे पास x+3, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क इज ऑलरेडी हैज़ बीन मेड द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमें पूरी लाइन पढ़नी है, लेकिन इस पे ध्यान देने की क्या कहना चाह रहे हैं। तो फर्स्टली इसमें हम उल्टा चलेंगे, ये वाली कंसेप्ट में सिर्फ एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, शेप कौन सी दी हुई है दूसरी चीज़ की, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम ये वाली लाइन अभी करेंगे, पहले आप ये आइसोसेलेस ट्राइंगल से देखें, आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इट बेस एज द ब्रेड्थ, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस होगा, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो ये बेस है ये किसके बराबर है, वो कह रहा है बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है और वही आइसोसेलेस ट्राइंगल का आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या है, ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस है ना वही रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, यानी कि ये ब्रेड्थ भी है, और अगर हम रेक्टेंगल की अकॉर्डिंग से देखें तो ब्रेड्थ है, अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो बेस है, तो यानी कि ये फिगर कुछ ऐसे बनेगी। अब हमें यहाँ पता चल गया कि हमारी जो ये फिगर थी ये रॉन्ग थी, ये सही है, क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, आगे बस इतना ही हमें पढ़ना था कि ये चीज़ क्या बोलना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं और एरिया के बारे में जिक्र हो रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको आना चाहिए, पहले लिख लेते हैं L/B, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है सेम एज इट इज़, जैसे राइट हैंड ट्राइंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सेम होता है इसका, ठीक है। अब चलते हैं, क्या कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे करेंगे। वो कह रहा है द एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन, लिख लेते हैं, द एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर meters more than the area of a park
that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth. ठीक है, अब पहले इतना कर लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। वो कह रहा है द एरिया ऑफ टू बी 4 मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क ऑलरेडी हैज़ बीन शेप्ड इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है, वो कह रहा है मोर देन की बात बोली है, तो दैट मीन्स ये एरिया किसके बारे में बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एरिया है पहले वाला एरिया क्या होगा, यानी कि वो बोल रहा है एरिया ऑफ, ये वाला जो एरिया की बात हो रही है वो है रेक्टेंगल की बात हो रही है, इज टू बी 4 मीटर। यहाँ पे रेक्टेंगुलर के एरिया की बात हो रही है क्योंकि यहाँ जिक्र पहले हो चुका है रेक्टेंगल का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया लिख दो 1/2 बेस इंटू हाइट, बाद में लिखेंगे कि बेस क्या है हाइट क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने बोला है कि ये है इज टू मतलब इज इक्वल टू मोर देन वाली कंडीशन है, तो पहले से उसने क्या बोलता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, और ये रेक्टेंगल का था, गड़बड़ हो गई, ये रेक्टेंगल का एरिया है ना, सॉरी मिस्टेक हो जाती है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू, वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ पार्क, कौन सा पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, दैट द ऑल हैज़ बीन इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में उसने यहाँ पे बात करी है कि जो मोर देन वाली कंडीशन होगी, लेकिन वो कह रहा है जो लेंथ है वो इक्वल टू है किसके मोर देन है, वो है जो हमारे पास ये आया है आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। वो कह रहा है जो ऑलरेडी उसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका विथ इट्स बेस एज द ब्रेड्थ, जो बेस एज द ब्रेड्थ है वो वाला जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें प्लस कर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, उसमें प्लस कर दो क्या, 4। ठीक है, वो ये कह रहा है। अगर मैं देखूँ तो L इंटू बी मेरा क्या आया है, लेंथ और ब्रेड्थ ऊपर ही दे रखी है, तो लेंथ यहाँ पे डाल दो और ब्रेड्थ यहाँ पे डाल दो। ठीक है, 1/2 ब्रेड्थ आ रही है मेरे पास x। हाइट के बारे में कुछ कह रखा है, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। वो कह रहा है जो ऑलरेडी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस होगा वही रेक्टेंगुलर का ब्रेड्थ होगा, यानी कि दोनों के सेम है, एक का ब्रेड्थ है एक की बेस है, वो दोनों सेम है। आगे उसने कहा है रेक्टेंगुलर पार्क एट द एल्टीट्यूड मतलब हाइट दी हुई है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर इसके अंदर डाल दो +4। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इक्वेशन तैयार होने का बस ज़रा सा फासला रह गया। 6x + 4 ये मल्टीप्लाई कर दो x² + 3x, ये हो जाएगा x² + 3x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, -6x = 4। यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस प्लस माइनस माइनस, बड़ी डिजिट का साइन लगा दो, माइनस कर दो, 3x = 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -= 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब आप मिडल स्प्लिटिंग से करें या फिर
कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें एज यू विश। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है आपको। दोबारा मैं एक बार बोल देती हूँ, उसने बोला है यहाँ पे जो पहले वाली एरिया था, पहले एरिया का क्या जिक्र था, रेक्टेंगुलर के बारे में बात कर रहा था। तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया है वो हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर 4 प्लस कर दे उसके बराबर है, इसका मतलब ये बोल रहा है। और उसने ये बात बोली है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका बेस, यानी कि बेस और यहाँ से उसकी ब्रेड्थ, दोनों की दोनों सेम है, इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी सेम है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी है, यानी कि ये ब्रेड्थ और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ब्रेड्थ है, और यहाँ पे क्या है, ये बेस है। ब्रेड्थ और बेस हमने सेम पुट करा है, देखो। ठीक है, इससे हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, वो भी आपने खुद से करना है क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज़ करके, जैसे अभी मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 14 पे आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें रूट्स निकालने हैं, और पहला जो इसमें भाग दिया हुआ है x+1/x इज इक्वल टू 3 है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 इसलिए बोला है क्योंकि देखो 1/0 आपने पढ़ा है कि वो नॉट डिफाइन रहता है। बिकॉज नॉट डिफाइन क्यों है, क्योंकि मैं 0 को 1 से डिवाइड कर ही नहीं सकती, सॉल्व ही नहीं होगा, तो उसको इसीलिए बोलते हैं नॉट डिफाइन। जब ये नॉट डिफाइन है इसीलिए वो बोल रहा है कि 0 पुट नहीं करना है और ना हो सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, कि इसकी इक्वेशन बनाना सिखा देती हूँ, बाकी आप मिडल स्प्लिटिंग तो जानते ही हैं, उस तरीके से कर लीजिएगा। इसको कैसे करना है, एलसीएम ले लो, इधर वाले में एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा x को 1 से डिवाइड करो, यानी कि तो x ही आएगा। अब मैं किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करूँगी या मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगी x ही आएगा, सेम आएगा x। तो x को x से इंटू कर दो, जो आंसर नीचे आए उसको उससे ऊपर वाले को इंटू। x से x डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, 1 से 1 को इंटू करूँगी 1, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये जो 3x आया है ये डिवाइड वाला है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x² + 1 दिस। और हमें पता है इक्वेशन कैसे होती है, x² होती है, फिर x आता है, फिर ये आता है, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। आप मिडल स्प्लिटिंग से खोल लें या क्वाड्रिक फॉर्मूला है, अब तो आपके पास 3 मेथड, आप किसी से भी खोल लें। ठीक है, नहीं खोलना आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब इसकी भी इक्वेशन बता देती हूँ आपको कैसे बनानी है। इज इक्वल टू 3 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। देखो अगर मैं सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, 2। अगर मैं यहाँ पे 2 डालती तो 0 आ जाएगा, मुझे 0 नहीं चाहिए। और मैं अगर 0 डालती हूँ तो ये वैलिड नहीं होगा, 2 डालती हूँ तो ये वैलिड नहीं होगा। मतलब किसी भी तरीके से नीचे 0 नहीं आना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 आना नहीं चाहिए, तो इसके लिए बताता है। ठीक है, अब मैं सपोज इसकी जगह 0 रखूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं 2 रखती हूँ तो यहाँ दिक्कत है। और 0 यहाँ दोनों जगह मेरे को सेम चीज़ पुट करनी है। अगर मैंने दोनों जगह 0 0 पुट कर दिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और अगर मैंने 2 पुट कर दिया दोनों जगह तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब मेरे को 0 नहीं चाहिए, इसीलिए ये चीज़ आपको समझाने के लिए लिख देता है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लो, x - 2। देखो जब भी ऐसी चीज़ों का एलसीएम लेना ना आए तो ये ध्यान देना, 1/2 + 1/6 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लो 3 है, हम क्या करते हैं जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, सेम आएगा। 2 का एलसीएम 2, 3 का एलसीएम 3, तो इसका मतलब है, और अगर मैं इसका एलसीएम निकाल भी लूँ तो वही का वही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब मेरे पास नहीं निकलता तो मैं इन दोनों को इंटू करवा देती हूँ, 2 3 6। ऐसे मेरे पास इसका नहीं पता तो मैंने इन दोनों को इंटू करा दिया। ठीक है, सिंपल। इसको इससे डिवाइड कैसे करेंगे, ये ऊपर आता है हमेशा और ये उससे डिवाइड हो जाता है, ये इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया x - 2।
और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। ठीक है, जो आंसर आता था उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही ये इससे डिवाइड कर दो, फिर ये ऊपर आएगा और नीचे x-2, यानी ये कट गया, x आ गया। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आएगा। तो x-2 माइनस एक्स अपॉन में x-2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, x कैंसिल, -2 अपॉन में x-2 इज इक्वल टू 3। ये यहाँ ले जाओ, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहो तो आप पहले यहाँ सॉल्व कर लेते, इजी हो जाता। पहले आप इसके अंदर वाले को सॉल्व कर लो, x की स्क्वायर माइनस इसको इससे इंटू किया, 2x आ गया, और ये हो गया -2। अब इसको इंटू करो, 3x की स्क्वायर माइनस 3 2 6x। अब क्या होगा, पहले x की स्क्वायर, फिर x, फिर ये वहाँ चला जाएगा +2। ये इक्वेशन आपकी आ रही है। इसको भी आप मिडल स्प्लिटिंग से करें या सिंपल मेथड से करें, आपकी इच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड के बारे में बताया हुआ है। और उसने क्या बोला है स्पीड के बारे में, वो कह रहा है कि द मोटर बोट, एक बोट है, मोटर बोट दी हुई है। ठीक है, हु स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इज स्टिल वाटर 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर, यानी टोटल जो है डिस्टेंस, यानी कि जो स्पीड है ना उसमें भी इन्होंने डिस्टेंस वगैरह कवर किया हुआ है। वो कह रहा है टोटल जो डिस्टेंस है ना वो 24 किलोमीटर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये बात ध्यान रखना है, ये क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनना है। अपस्ट्रीम देन 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू STEA to the same spot। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्पीड भी निकालनी है। और यहाँ पे इसने बोला है, जैसे इसने बोला इस लाइन को हम बाद में रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं। जब भी क्वेश्चन में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इन तीनों का जिक्र में से सिर्फ 2 चीज़ों के बाद एक चीज़ बोल रखी हो, ठीक है, एक चीज़ फाइंड करनी हो, एक चीज़ लेट करनी हो, एक चीज़ गिवन हो, तीनों चीज़ें ऐसे दे रखी हो तो समझ लेना वहाँ पे फॉर्मूला ज़रूर लगेगा। और कौन सा, स्पीड वाला या टाइम वाला या डिस्टेंस वाला, वो डिपेंड करता है किसका निकालना है। अब लेट करने में, क्योंकि हमारे पास अपस्ट्रीम के बारे में बात हो रही है और डाउनस्ट्रीम के बात हो रही है, तो इसका मतलब है, जिक्र है कि हमें स्पीड को लेट करना पड़ेगा। इस कंडीशन में आप हमेशा स्पीड को ही लेट करेंगे, क्योंकि स्पीड ही लेट की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि स्पीड के दौरान ही यहाँ पे पानी का भाव, यानी स्ट्रीम मतलब पानी का भाव, वो पता लगा सकते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम अपनी बोट को चला सकते हैं। तो अपस्ट्रीम में क्या होता था कि 2 तरीके की, एक चीज़ हमें दी हुई है 18 किलोमीटर, ये दी हुई है, यहाँ पे ये दी हुई है, एक दी हुई है, एक लेट करनी है। और लेट हमें कौन सी करनी है, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। ठीक है, ये स्टिल वाटर वाला है, क्योंकि मैं 2 तरीके की स्पीड बता चुके हैं। एक होता है इन द वाटर, हमने ये 3rd चैप्टर में भी किया है। एक इन द वाटर होता है, स्टिल इन द वाटर, जो स्पीड रहती है कि वो कितने गहराई में हमारी बोट, और एक रहता है कि पानी का भाव कैसा है। तो पानी का भाव नहीं पता है, तो एक चीज़ हमें दी हुई है, तो हमने देखना है अपस्ट्रीम में माइनस करते हैं और डाउनस्ट्रीम में प्लस करते हैं, यही चीज़ हमें पता है। और हमें
टाइम के बारे में भी उसने बता रखा है 1 घंटा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 1 घंटा ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि वो क्या कहना चाह रहा है कि अपस्ट्रीम जो है ना, वो क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम किसके बराबर होगा। अपस्ट्रीम की अगर हमें फॉर्मूला लेना है अपस्ट्रीम, और यहाँ पे आवर की बात हो रही है, तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे भी टाइम का फॉर्मूला लगेंगे, इक्वल में भी टाइम का फॉर्मूला, दोनों जगह सेम कंसेप्ट रहता है हमेशा, क्योंकि ये इक्वल बोला है तो इक्वल का मतलब है यहाँ टाइम लगेगा, तो यहाँ भी टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम का जिक्र हो रहा है, इसीलिए अब टाइम की इक्वेशन बताएंगे। टाइम एक बार आ रहा है और कंप्लीट आ रहा है, चाहो तो आप डिस्टेंस का भी लगा सकते हो, टाइम का भी, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा करने का तरीका चेंज हो जाएगा। लेट तो आप किसी को भी कर सकते हो, जो चीज़ अज्यूम लग रही है आपको, ठीक है। कुछ बंदों को टाइम अज्यूम लगता है तो टाइम का फॉर्मूला लगा देते हैं, कुछ लोगों को स्पीड अज्यूम लगती है तो स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता क्वेश्चन पे, मुझे ये करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी जो बेस्ट लगता है वही मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो कह रहे हैं जो अपस्ट्रीम है, तो एक बार ये लाइन पढ़ लो, द 1 hour मोर टू गो 24 hour अपस्ट्रीम देन टू द रिटर्न इज डाउनस्ट्रीम। वो कह रहे हैं अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है डाउनस्ट्रीम से, तो यानी कि जो डाउनस्ट्रीम है यानी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम किसके बराबर होगा, जब डाउनस्ट्रीम में 1 प्लस हो जाएगा, 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, मतलब अपस्ट्रीम कितना करेगा, अपस्ट्रीम कह रहा है अपस्ट्रीम उसके बराबर है डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा जब प्लस हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा, यानी मोर देन 1 hour। तो इसका मतलब है अपस्ट्रीम में क्या था, यहाँ पे हमने ये लिखा है, लेकिन अगर जब हम टाइम के फॉर्मूले में लगा रहे हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ऐसे यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस तो सेम दिया हुआ है 24, यहाँ पे भी दिया हुआ 24, और स्पीड 1 दी हुई थी और 1 हमने लेस कर दी, 1 दी हुई है तो 1 प्लस कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, क्योंकि जो हमारी स्ट्रीम्स होती है वो माइनस प्लस होती हैं, जो हमारा स्टिल वाटर रहता है वो एक ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ हमें ऑलरेडी स्टार्टिंग वाली दी हुई थी, बाकी हम दूसरी निकाल ली, दूसरी को हमने लेट करा था, तो दैट मीन्स अपस्ट्रीम का है, अपस्ट्रीम का हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 24/18 प्लस एक्स, तो यानी कि हमारी जो इक्वेशन बनेगी 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स, ठीक है, इजिकल टू 1। यहाँ मैंने सॉल्व करना बता दिया है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 14 को सॉल्व किया था एलसीएम लेके, ऐसे इसको सॉल्व करना है। फिर इक्वेशन आएगी, उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दें या फिर मिडल स्प्लिटिंग या मेथड ऑफ स्क्वायरिंग, वो आपकी इच्छा है। आज के लिए बस इतना ही, आप ध्यान से अच्छे से रीड आउट करके समझ के क्वेश्चंस करें। ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो 8th और 9th क्लास से रिलेटेड हैं, पर डीपली करा रही हूँ। आई होप सो आपको समझ आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं अलग तरीके से भी वीडियो बना दूँगी और आसान तरीका ढूँढूँगी आप लोगों के लिए। और अगर आप कोई और दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं तो कृपया करके अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है, और अगर बहुत अच्छी वीडियो लग रही हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं मत कीजिएगा, लेकिन आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर।